बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी और असंरक्षी बल जिसे कहेंगे हिंदी में। तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने कई चीज़ों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीख ली है। तो हम इसको बिल्कुल अलग ढंग से सीखेंगे, जैसा नॉर्मली बुक्स में होता है उससे थोड़ा हट के, या जो हमने सीखा है उसी से ये कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ज़रा समझते हैं कि आखिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास कई तरह की एनर्जी होती हैं। देखो, एक होती है उसमें हीट एनर्जी होती है ना। तो हीट एनर्जी का क्या है, देखो जैसे अब आप हाथों को ऐसे मलते हैं, हाथ जाड़ों में अक्सर होता है ना, हाथ ठंडे होते हैं तो मल के उसको गर्म कर लेते हैं। या आप अगर कभी भी किसी सरफेस में दो सरफेस को रगड़ो, वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। यानी कि जो आपका वर्क था वो हीट में चेंज हो गया। ये तो यानी कि आपने जो मैकेनिकल, या जिसको हम कहेंगे यांत्रिक कार्य किया था, जो मैकेनिकल वर्क था वो किस में चेंज हो गया, हीट में। हीट अपने आप में एक एनर्जी है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों ऐसे रगड़ने से? इस रगड़ने का सीधा सा कारण है कि इसमें फ्रिक्शन था। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन के कारण जो रगड़ हुई उससे क्या बना, हीट बना। तो अब वो बना क्या, देखो जितना आपने वर्क करा उस वर्क का कुछ हिस्सा इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो कार्य किया, वो कार्य में किस में चेंज हो गया, हीट में। यानी कि आपने अब जितना काम करा वो सारा का सारा काम नेगलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कार्य किस में चेंज हो गया, हीट में चला गया, है नहीं। जैसे अक्सर अगर आप किसी सरफेस में, ठीक है ना, मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि कोई बड़ा सा ब्लॉक है और ये सपोज कीजिए 100 मीटर की का एक लेंथ वाला सरफेस है। आपको इसको रगड़ कर खींचना है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपका वर्क होगा जिसको हम मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक कार्य कहेंगे ना। तो आप इसको खींच के ले गए, गतिज ऊर्जा के रूप में काइनेटिक एनर्जी आपने दी इसको और ये खींच के ले गए। तो जब आप चाहते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर इसका जो नीचे का तला है, हो सकता है कि अगर बॉडी मेटेलिक हो तो पूरी बॉडी भी गर्म मिल सकती है। तो नॉर्मली ये बॉडी क्या हो जाती है, जब आप इसको इतना रगड़ के ले जाएंगे गर्म हो जाती है, होती ही नहीं। तो गर्म होने का अर्थ क्या है, जो आपने वर्क करा वो वर्क किस में चेंज हो गया, हीट में हो गया। यानी कि जितना आपने कार्य किया था वो सारा कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा किस में चला गया, हीट की फॉर्म में चला गया। इसका अर्थ है कि जितने आपने एनर्जी लगाई वो एनर्जी सारी की सारी कार्य में तो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका कुछ हिस्सा किस में चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया। तो ये एक तरह से इसको ऊर्जा की बर्बादी भी कह सकते हैं, कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में चला गया, हीट एनर्जी के रूप में चला गया। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि ये, अब अगर मान लो कि अगर ये सरफेस ज़्यादा रफ होता तो हीट भी क्या पैदा होती, ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती। हीट का अर्थ हुआ ऊष्मा, तो ज़्यादा ऊष्मा भी पैदा होती। कम रफ होता तो ऊष्मा कम होती, और एकदम चिकना तल होता तो लगभग जीरो के बराबर ऊष्मा पैदा होती। इसका अर्थ है कि जो ये आपने वर्क करा, ये वर्क कहीं ना कहीं इस रास्ते पर डिपेंड कर रहा है, इस रास्ते की रफनेस पर डिपेंड कर रहा है। रास्ता आपका, पाथ आपका ज़्यादा रफ होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, पाथ कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। यानी कि अब ये जो भी कार्य था ये इस पाथ पे डिपेंड हो गया, पाथ डिपेंडेंट वर्क हो गया, है ना। जो भी आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या था, पाथ डिपेंडेंट। तो फ्रिक्शन के साथ यही होता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि आपका जो तल है वो कितना रफ है। तल अगर ज़्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तल कम रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम रफ होगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, एक ऐसा फोर्स है जो पाथ पर डिपेंड कर रहा, यानी कि पाथ डिपेंडेंट फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहीं से हमारी कंसेप्ट निकलती है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव फोर्स यही हुए, फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ अभी जो हमने पढ़ा, ये असंरक्षी यानी कि कैसा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ की रफनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन के जैसा ये भी आप लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आप विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, ये आपके लिक्विड्स में लगते हैं। तो ये भी सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास कई एग्जाम्पल होते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होते हैं। ठीक है, 12th में जाएंगे
तो वहाँ पर एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ये खासकर ट्रांसफार्मर में लगता है, तो फिर वहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव हो गए, यानी कि जिसमें जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा अब कंजर्वेटिव में कौन सा है, यानी कि जो संरक्षी हो गए, इसमें एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जिसको आप mg कहते हैं, ठीक। और जितने भी आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स का अर्थ हो गया केंद्रीय बल, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स क्या हो गया, केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल में कई होते हैं, ये खासकर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी केंद्रीय बल होता है। और आप 12th में जाके पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वहाँ जाके पढ़ेंगे F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये सभी आपके क्या है, केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी आपने एक और पढ़ा था, पहले इसके एग्जाम्पल में हमने प्रत्यास्थ बल पढ़ा था, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F = -kx, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स। तो ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अब इसको और आगे समझे तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्लियर हो गया। अगर आप एक पॉइंट ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्स इस पाथ पर डिपेंड करेगा वो कौन सा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। और जो इस पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि आप ए से बी जाइए, चाहे आप इधर से जाएं, चाहे आप यहाँ से जाएं, चाहे आप यहाँ से जाएं, तो जिस फोर्स के थ्रू ए से बी तक जाने का जो वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हुआ, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव। और जिसमें ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव। अब उसको थोड़ा सा और समझो। देखो आप ए से बी में गए, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू ए से बी में जा रहे हैं, तो मान लिया ये कम रफ है और ये ज़्यादा रफ है, तो जो ज़्यादा रफ होगा उसमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, हीट एनर्जी वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये कम रफ है तो यहाँ से वर्क डन आपका अलग निकलेगा। तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव हो गए। ऐसी विस्कस फोर्स है, लिक्विड्स में जो लगता है सेम प्रोसेस वहाँ होती है। नॉन कंजर्वेटिव यही वाले हो गए सेंट्रल फोर्स। ए से बी में आप जिस रास्ते से भी जाएंगे वो आपका पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो वाकई में पाथ से इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है। तो बच्चों हम एक गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू वर्क डन निकालेंगे, देखेंगे कि क्या ये कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह तो आप 12th में जाके दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने वो पढ़े नहीं, वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मान लो एक बॉडी को हमने ए से, सपोज कोई पॉइंट बी है, लेट इसकी हाइट h है, ठीक। अगर आप इसको डायरेक्ट ले जाते हैं, ए आपका इसमें ग्राउंड पे हो गया पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका कहाँ है, ग्राउंड पे। h हाइट तक रेज करना है, तो आपने पहले भी, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करा था जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो वर्क डन कितना आया था, mgh, ठीक। अब अगर आप सेम हाइट में ले जा रहे हैं और हमने रास्ते को बदल दिया, अब की बार मान लिया रास्ता हमारा कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। मीनिंग क्या है, ए और बी ऐसी पॉइंट है, हाइट वही रहेगी h, हाइट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हाइट पे हैं। अंतर क्या है कि अब सीधे ना ले जाके हमने इसको इस रास्ते से ले गए और जिसका एंगल है थीटा, ठीक। अब ये बॉडी की बात आई, देखो इस बॉडी का क्या होगा, हमने इसके कंपोनेंट करना सीखे, mg इधर को लग गया, फिर एक कंपोनेंट इधर को करेंगे। तो इसको जरा क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये था, ये बी था और ये हाइट एस थी, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। फिगर कुछ इस तरह का बन गया, तो ये बॉडी हो गई, ये एंगल इस इंक्लाइनेशन का थीटा हो गया। दीज आर द सेम पॉइंट्स ए एंड बी विच आर h हाइट अपार्ट। अब इसमें ये इसका mg हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट करें, जो कि हमने करना सीखा था, ये थीटा, तो ये भी कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है। तो इधर को कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर को mg sin थीटा, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, लेट ये पॉइंट O हो गया। अब आपने इस mg sin थीटा के अगेंस्ट इसको O से A तक ले जाना है। हाइट आपने h ही चढ़नी है, लेकिन रास्ता अलग हो गया। अब देखने में तो लग रहा है कि भैया ये रास्ता लंबा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा, चलिए करके देखते हैं। अब हम पाथ OB के थ्रू वर्क डन निकालते हैं, ठीक है।
तो इसको अगर हम W1 कर दें, इसको W2 कर दें, तो वर्क डन फिर वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, O से B तक का, तो वो भी हो गया। फोर्स हो गया mg साइन थीटा। ओ बी कितना, वो भी निकालने के लिए अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी हो गया। तो एच इक्वल आ गया ओ बी साइन थीटा। तो नहीं सॉरी, ओ बी इज इक्वल टू एच अपॉन साइन, हाँ एच इक्वल ओ बी साइन थीटा, या हमें इसमें ओ बी निकालना है तो ओ बी इक्वल कर लीजिए एच अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जगह एच बाई साइन थीटा रख दिया, ये दोनों कैंसिल आउट। तो देखो एम जी एच, यानी कि वही वर्क डन आपका दोबारा से आ गया। क्लियर हुआ। तो आप इसके अलावा अगर आप इसका एंगल बढ़ाते हो, देखो तब भी वही कंडीशन फिर रिपीट होगी, है नहीं। आप इसको और सपोज कीजिए किसी और अलग पाथ के थ्रू अलग अलग ले जाएंगे तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आप ए से बी तक हाइट है, आप इसको चाहे तो ऐसे ले जाएं तब भी वर्क डन सेम रहेगा, चाहे ऐसे ले जाएं तब भी वर्क डन सेम ही रहेगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। तो दो अलग अलग पाथ के थ्रू जो हमारा वर्क डन आया वो सेम आया, तो ये हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह के फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी में एक एग्जाम्पल होता है, एक टॉपिक और आता है जो एक बहुत काम का टॉपिक है और आगे उसमें कई सारे डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा करेंगे, नए टाइप से तो आज नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको हम पुराने वाले जो लॉजिक हमने पढ़ा था उसी से करते हैं। कौन कौन से, देखो एक हमने स्प्रिंग पढ़ा था। तो जब हमने पढ़ा था स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग को वैसे मैंने बताया कैसा होता है, जो हमारा स्प्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस के हुक्स लॉ के थ्रू जो निकलता था इलास्टिक फोर्स, और उसके थ्रू जो पोटेंशियल एनर्जी निकलती थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि एक रिलेशन इसमें क्या बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 और के तो कांस्टेंट होता बाहर हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x टू दी पावर 2 - 1 या 1/2 के इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, तो आपका डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, के एक्स आ गया। अच्छा, और इसमें जो आप फोर्स पढ़ते थे वो क्या आता था, आपने हुक्स लॉ के थ्रू पढ़ा था कि स्प्रिंग एक माइनस के एक्स फोर्स लगाता है। तो अब अगर हम यहाँ से कंडीशन को अप्लाई करें, देखो कि इसको अगर आप माइनस कर दें, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ठीक है, और माइनस के एक्स कितना था, एफ था, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। मीनिंग जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के माइनस डिफ्रेंशिएशन के बराबर। इसको हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, क्या डेफिनेशन बनेगी, कंजर्वेटिव फोर्स इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक आया, इसी को हम लोग अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी करके देखते हैं क्या ये वाकई में ऐसा आता है या नहीं आता है। तो सेम ग्रेविटेशन की कंडीशन देखिए, माना आप ये अर्थ है, ये जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट था और आपने किसी बॉडी को एक्स हाइट तक उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर ये माना एम मास की है तो ये क्या होती है, एम जी एक्स होती है। ठीक है, अब जरा कंसेप्ट पे ध्यान देना, इस पर जो फोर्स लगता है वो नीचे को लगता है। ठीक है ना, बॉडी को आप ऊपर को ले गए तो फोर्स कहाँ को लगा, नीचे को, क्या होता है एम जी, और अगर माना इसको सेंस में लेंगे तो ये माइनस एम जी, वो तो प्लस एम जी आप अगेंस्ट ले जाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना, यही तो होता है। तो इसको भी अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम जी एक्स, तो एम जी बाहर आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या एक्स की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें भी देखो माइनस साइन लगाओ, तो ये हो गया माइनस एम जी, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ हो गया। तो यहाँ पर भी देखो वही लॉजिक है, जो कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसको हम लोग माइनस डी यू बाई डी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के माइनस ग्रेडियंट या माइनस डिफरेंशियल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप 12th में जाएंगे
वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही होता है du/dx, या वहाँ पर इसको हम लोग dr की फॉर्म में भी लिख देते हैं माइनस du/dr। dr वही है, dr डिस्टेंस का वेरिएशन है। तो बच्चों ये चीज़ हमारी क्लियर हुई है। आगे हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।